नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। लोक नायक के नाम से मशहूर जयप्रकाश नारायण महान स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और राजनेता थे। जयप्रकाश नारायण का आधुनिक भारत के इतिहास में अनोखा स्थान है। वे अकेले ऐसे शख्स हैं जिन्हें देश के 3 लोकप्रिय आंदोलनों में सक्रिय रूप से भाग लेने का गौरव हासिल है। जीवन को जोखिम में डालते हुए अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई उन्होंने लड़ी। 70 के दशक में भ्रष्टाचार और अधिनायकवाद के खिलाफ उन्होंने आंदोलन का नेतृत्व किया और इससे पहले 50 और 60 के दशकों में भूदान आंदोलन में भाग लेकर उन्होंने लोगों की सोच बदलने की कोशिश की और बड़े पैमाने पर सामाजिक परिवर्तन लाने का काम किया। जयप्रकाश नारायण इंदिरा गांधी की प्रशासनिक नीतियों के खिलाफ थे और गिरते स्वास्थ्य के बावजूद उन्होंने 1977 में विपक्ष को एकजुट कर इंदिरा गांधी को सत्ता से बेदखल कर दिया। संपूर्ण क्रांति का उनका दर्शन और आंदोलन भारतीय राजनीति में बड़ा बदलाव तो लाया ही, साथ ही देश के सामाजिक ताने बाने को बदलने में भी बेहद कारगर साबित हुआ। आजादी के बाद वे बड़े बड़े पद हासिल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने गांधीवादी आदर्शों की अपनी सोच नहीं छोड़ी और सादा जीवन जीकर बेमिसाल हो गए। आज विशेष में याद करेंगे लोकनायक जयप्रकाश नारायण को, समझेंगे उनकी विचारधारा को और उनके संघर्ष को जानने की कोशिश करेंगे, उनकी प्रासंगिकता भी। तो शुरू करते हैं आज का विशेष। बिहार के एक छोटे से गांव में जन्मे जयप्रकाश नारायण के लोकनायक बनने की कहानी बड़ी दिलचस्प है। जीवन भर समाजवादी विचारधारा के जरिए समाज में बदलाव लाने का काम करने वाले जेपी ने उम्र के ऐसे पड़ाव पर भारतीय राजनीति में वापसी की जब देश के युवा परिवर्तन की राह पर बिना नेतृत्व ही चल पड़े थे। जेपी राजनीति से संन्यास ले चुके थे, लेकिन लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए उन्होंने वापसी की और संपूर्ण क्रांति के नारे के साथ संघर्ष के मैदान में कूद पड़े। स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर स्वतंत्र भारत की राजनीति में जिन नेताओं ने महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई, उनमें लोकनायक जयप्रकाश नारायण का नाम प्रमुख है। जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 को बिहार के सारण जिले के सिताब दियारा गांव में हुआ। उनके पिता का नाम हरसू दयाल और माता का नाम फूल रानी देवी था। माता पिता की चौथी संतान जयप्रकाश जब 9 साल के थे तब वो अपना गाँव छोड़कर कॉलेजिएट स्कूल में दाखिला लेने के लिए पटना चले गए। 1920 में जब जयप्रकाश नारायण 18 साल के थे तब उनका विवाह प्रभावती देवी से हुआ। मौलाना अबुल कलाम आजाद के भाषण से प्रभावित होकर उन्होंने पटना कॉलेज छोड़कर बिहार विद्यापीठ में दाखिला ले लिया। जेपी जिससे प्रभावित हुए वो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने अपने भाषण में कहा कि मेरा भाई जहर पी रहा है और मैं उसको क्या कहूँ, क्या उसको कहूँ कि जहर पीते रहो जब तक दूध का प्याला नहीं मिल जाता। ये वाक्य मौलाना ने इसलिए कहा क्योंकि गांधी जी ने छात्रों से, अध्यापकों से, वकीलों से सबसे बहिष्कार की अपील की थी। जेपी तब इंटर कॉलेज के विद्यार्थी थे, साइंस के विद्यार्थी थे। 20 दिनों बाद इम्तहान होने वाला था, उनकी अच्छी तैयारी थी, स्कूल कॉलेज छोड़ दिया। और आंदोलन जब ठंडा पड़ गया तो जेपी ने विदेश में जाकर के पढ़ने की योजना बनाई। बिहार विद्यापीठ में पढ़ाई के बाद 1922 में अपनी पत्नी प्रभावती को महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम में छोड़कर जयप्रकाश नारायण कैलिफोर्निया के बर्कले विश्वविद्यालय में पढ़ने चले गए। वे 1922 से 1929 के दौरान अमेरिका में रहे। अमेरिका में पढ़ाई का खर्चा उठाने के लिए उन्होंने खेतों, कंपनियों, होटलों में काम किया। काम और अध्ययन के दौरान उन्हें श्रमिक वर्ग की कठिनाइयों को करीब से जानने का मौका मिला। उन्होंने अमेरिका से ही बीए और एमए की डिग्री हासिल की, पर पीएचडी की पढ़ाई पूरी न कर सके। माताजी की तबीयत ठीक नहीं होने के कारण उन्हें भारत वापस लौटना पड़ा। विदेशों में अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद जब जयप्रकाश नारायण 1929 में भारत लौटे तो उनके विचारों और दृष्टिकोण में कार्ल मार्क्स का स्पष्ट प्रभाव था। भारत वापस आते वक्त लंदन में और भारत में उनकी मुलाकात कई कम्युनिस्ट नेताओं से हुई।
जिनके साथ उन्होंने भारत की स्वतंत्रता और क्रांति के मुद्दों पर काफी चर्चा की। हालांकि उन्होंने भारतीय कम्युनिस्टों के विचारों का समर्थन नहीं किया। जवाहरलाल नेहरू के आमंत्रण पर 1929 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। इसके बाद उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। ब्रिटिश शासन के खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेने पर 1932 में उन्हें जेल में बंद कर दिया गया। 1932 में नासिक जेल में अपने कारावास के दौरान वो राम मनोहर लोहिया, अशोक मेहता, मीनू मसानी, अच्युत पटवर्धन, C.K. नारायण स्वामी और अन्य नेताओं के साथ घनिष्ठ संपर्क में आए। इस संपर्क ने उन्हें कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी में शामिल होने के लिए प्रेरित किया, जो आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी के भीतर वामपंथी झुकाव का एक समूह था। दिसंबर 1939 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के महासचिव के रूप में जयप्रकाश ने लोगों से आह्वान किया कि दूसरे विश्व युद्ध का फायदा उठाते हुए भारत में ब्रिटिश शोषण को रोका जाए और ब्रिटिश सरकार को उखाड़ फेंका जाए। इस वजह से उन्हें 9 महीनों के लिए जेल में डाल दिया गया था। अपने रिहाई के बाद उन्होंने महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस से मुलाकात की। स्वतंत्रता आंदोलन को मजबूत करने के लिए उन्होंने दोनों नेताओं के बीच मैत्री लाने की कोशिश की, लेकिन वो उसमें सफल नहीं हो सके। अगस्त 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण का नेतृत्व गुण उभर कर सामने आया। जब महात्मा गांधी समेत कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था, तब उन्होंने राम मनोहर लोहिया और अरुणा आसफ अली के साथ मिलकर आंदोलन को संभाला। हालांकि वो भी लंबे समय तक जेल से बाहर नहीं रह पाए और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें हजारीबाग सेंट्रल जेल में रखा गया था। उन्होंने अपने साथियों के साथ जेल से भागने की योजना बनाई। जल्द ही ये मौका आया। 9 नवंबर 1942 को दिवाली के मौके पर वे अपने 6 साथियों के साथ जेल से फरार हो गए। इसके बाद स्वतंत्रता आंदोलन के लिए जयप्रकाश नारायण ने भूमिगत रूप से सक्रिय रूप से काम किया। ब्रिटिश शासन के अत्याचार से लड़ने के लिए नेपाल में उन्होंने एक आजाद दस्ता बनाया। कुछ महीनों के बाद सितंबर 1943 में एक ट्रेन में यात्रा करते वक्त उन्हें पंजाब से गिरफ्तार कर लिया गया। स्वतंत्रता आंदोलन की महत्वपूर्ण जानकारी हासिल करने के लिए अंग्रेजों ने उनको यातनाएं भी दी। जनवरी 1945 में उन्हें लाहौर किले से आगरा जेल भेज दिया गया। जब गांधी जी ने जोर देकर कहा कि वो सिर्फ राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश की बिना शर्त रिहाई के बाद ही ब्रिटिश शासकों के साथ बातचीत शुरू करेंगे, तभी उन्हें अप्रैल 1946 को रिहा कर दिया गया। 1940 में जब दूसरा विश्व युद्ध 1939 में छिड़ा और 1940 में जब भारत की आज़ादी की लड़ाई अपने चरम पर थी, तो मैं ये पाता हूँ कि केवल 2 व्यक्ति हैं जो एक स्वर में बोल रहे हैं और एक संदेश दे रहे हैं। एक तरफ महात्मा गांधी जो कहते हैं कि अंग्रेजों भारत छोड़ दो, उसी तरह से जेपी कहते हैं कि हमको पूरी आज़ादी चाहिए। भारत की आज़ादी पाने के साथ ही जयप्रकाश को अपने राजनीतिक जीवन में पहली बार सामाजिक परिवर्तन के लिए हिंसा की निरर्थकता का पूर्ण विश्वास हुआ था। गरीबों के लिए उनकी प्रतिबद्धता कम नहीं हुई और यही उन्हें विनोबा भावे के उदान आंदोलन के करीब लाया। ये उनके जीवन का दूसरा महत्वपूर्ण चरण था। फिर 70 के दशक की शुरुआत में तीसरा चरण आया, जब आम आदमी बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई की विकृतियों से पीड़ित था। 1974 में गुजरात के छात्रों ने उनसे नवनिर्माण आंदोलन के नेतृत्व का आग्रह किया। उसी वर्ष जून में उन्होंने पटना के गांधी मैदान में एक जनसभा से शांतिपूर्ण संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। उन्होंने छात्रों से भ्रष्ट राजनीतिक संस्थाओं के खिलाफ खड़े होने का आह्वान किया और 1 साल के लिए कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को बंद करने के लिए कहा। वे चाहते थे कि इस अवधि में छात्र अपने को राष्ट्र के पुनर्निर्माण के लिए समर्पित करें। ये इतिहास का वो समय है जब उन्हें लोकप्रिय रूप से जेपी बुलाया जाने लगा। इस आंदोलन के अंत में आपातकाल की घोषणा हुई और जो बाद में जनता पार्टी की जीत में तब्दील हुई। मार्च 1977 में केंद्र में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी। जनता पार्टी के तले सभी गैर कांग्रेसी दलों को एकत्रित करने का श्रेय उनको ही जाता है। जब 1942 हो गया और 9 अगस्त को भारत छोड़ो का नारा महात्मा गांधी ने दिया, तो जेपी ने अवसर पाते ही, हजारीबाग की वो जेलों की जो ऊंचाई है वो बड़ी ऊंची है, 51 फीट की दीवारें हैं। उस 51 फीट की दीवार को जेपी ने लांघ करके
और बाहर आ गए जेल से, और उसके बाद उन्होंने भूमिगत आंदोलन चलाया। बहुत बाद में गिरफ्तार हुए और आगरा की जेल में वो रखे गए। सारे नेता जून 1945 में रिहा किए गए। जेपी रिहा किए गए महात्मा गांधी के हस्तक्षेप के बाद 1946 में। संपूर्ण क्रांति आंदोलन के दौरान ही जयप्रकाश नारायण का स्वास्थ्य बिगड़ना शुरू हो गया था। आपातकाल में जेल में बंद रहने के दौरान उनकी तबीयत अचानक 24 अक्टूबर 1976 को खराब हो गई और 12 नवंबर 1976 को उन्हें रिहा कर दिया गया। मुंबई के जसलोक अस्पताल में जांच के बाद पता चला कि उनकी एक किडनी खराब हो गई थी, जिसके बाद वो डायलिसिस पर रहे। 8 अक्टूबर 1979 को पटना में जयप्रकाश नारायण का निधन हो गया। 1965 में उन्हें लोक सेवा के लिए मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने 1999 में मरणोपरांत देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से उन्हें सम्मानित किया। अनु दीवान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आजादी की लड़ाई से लेकर 1977 तक तमाम आंदोलनों की मशाल थामने वाले जेपी यानी जयप्रकाश नारायण ने अपने विचारों, दर्शन और व्यक्तित्व से देश को एक नई दिशा दिखाई। भारत में समाजवादी पार्टी की स्थापना के साथ ही वो भारत छोड़ो आंदोलन और अराजकता के खिलाफ छात्र आंदोलन और संपूर्ण क्रांति के वाहक भी बने। संपूर्ण क्रांति ने देश में एक नई ऊर्जा का आगाज किया। आइए जानते हैं क्या थी जेपी की संपूर्ण क्रांति और क्यों हुई इसकी शुरुआत। जात पात तोड़ दो, तिलक दहेज छोड़ दो, समाज के प्रवाह को नई दिशा में मोड़ दो। 5 जून 1974 को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में जब लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया तो गांधी मैदान में यही नारा गूंजा था और इसकी गूंज काफी दूर तक गई। संपूर्ण क्रांति की तपिश इतनी प्रभावशाली थी कि केंद्र में कांग्रेस को सत्ता से हाथ धोना पड़ा था। जयप्रकाश नारायण की हुंकार पर नौजवानों का जत्था सड़कों पर निकल पड़ा। बिहार से उठी संपूर्ण क्रांति की चिंगारी देश के कोने कोने में आग बनकर भड़क उठी और जयप्रकाश नारायण घर घर में क्रांति के पर्याय बन गए। दरअसल संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण का विचार और नारा था, जिसका आह्वान उन्होंने इंदिरा गांधी को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए किया था। जेपी ने कहा कि संपूर्ण क्रांति से मेरा तात्पर्य समाज के सबसे अधिक दबे कुचले व्यक्ति को सत्ता के शिखर पर देखना है। दरअसल आजादी के 2 दशक बाद देश के राजनीतिक और आर्थिक हालातों ने जयप्रकाश नारायण को विचलित कर दिया और यही वजह थी कि सक्रिय राजनीति से संन्यास ले चुके जेपी ने दोबारा राजनीति में आने का निर्णय लिया। दिसंबर 1973 में जेपी ने यूथ फॉर डेमोक्रेसी नामक संगठन बनाया और देश भर में युवाओं से अपील की कि वो लोकतंत्र की रक्षा के लिए आगे आएं। गुजरात के छात्रों ने जब 1974 में चिमन भाई पटेल की सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू किया तो जेपी वहां गए और नवनिर्माण आंदोलन का समर्थन किया। तब जेपी ने कहा था कि मुझे एक क्षितिज पर वर्ष 1942 दिखाई दे रहा है। इसके बाद मार्च में पटना में छात्रों ने आंदोलन की शुरुआत की। तब विद्यार्थियों के जोर देने पर जयप्रकाश नारायण ने बिहार में आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार किया और यही बिहार आंदोलन बाद में संपूर्ण क्रांति में बदल गया। उन्होंने ये पाया था कि भूदान आंदोलन से संभवतः ये राज्य व्यवस्था और समाज व्यवस्था बदलेगी। लेकिन जब उनको ये दिखा कि भूदान आंदोलन तूफान के बाद अब वो धीरे धीरे ठंडा पड़ रहा है, तो उन्होंने सोचना शुरू किया कि आखिर क्रांति का माध्यम अब कौन होगा। और तभी दुनिया के दूसरे बड़े देशों में, खास करके फ्रांस में, कान बेंडेट नाम का छात्र नेता पेरिस की सड़कों पर लाखों छात्रों का नेतृत्व करते हुए देगाल की सत्ता को जब चुनौती दे रहा था, तो जेपी को लगा कि युवा हो सकता है कि क्रांति का वाहक बने। साल 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बाद गुजरात और बिहार में व्यवस्था परिवर्तन को लेकर 1974 में शुरू हुआ छात्र आंदोलन आजाद भारत के लिए अनोखी घटना थी। दरअसल बिहार का छात्र आंदोलन उन समस्याओं का परिणाम था जिन्हें लेकर छात्रों और आम जनता में जबरदस्त आक्रोश और असंतोष था। शैक्षिक स्तर में गिरावट, महंगाई, बेकारी, शासकीय अराजकता और राजनीति में बढ़ता अपराधीकरण ऐसे मुद्दे थे जिन्हें लेकर आम आदमी काफी परेशान था।
ऐसे में छात्र युवाओं का संगठित आंदोलन एक स्वाभाविक घटना थी। लिहाजा मार्च 1974 में पटना में शुरू हुआ आंदोलन ऐसा आंदोलन बन गया जिसका प्रभाव पूरे देश पर पड़ा। 18 मार्च को बिहार विधानसभा को छात्रों ने घेर लिया था। हम सब लोग उस छात्र आंदोलन की जो समिति थी उसके मेंबर थे। 18 मार्च को पुलिस की गोली से 50 छात्र मारे गए थे। बिहार विधानसभा के चारों तरफ आगजनी थी। जेपी ने बयान दिया कि हिंसा के लिए जिम्मेदार पुलिस है, हिंसा के लिए जिम्मेदार कम्युनिस्ट पार्टी है, हिंसा के लिए जिम्मेदार जो है वो कांग्रेस पार्टी है। और वो बयान ऐसा था जिसने विद्यार्थी आंदोलन के शांति प्रियता का समर्थन किया। और उसके बाद हम लोगों ने जेपी को आग्रह किया कि आप आंदोलन का नेतृत्व करिए। उस समय जब जेपी बूढ़े थे, बीमार थे, उस जेपी ने आंदोलन का नेतृत्व किया। और जैसे ही जेपी ने आंदोलन की बागडोर संभाली, उस आंदोलन को एक स्थायी मान्यता मिली, ताकत मिली, नहीं तो वो आंदोलन बिखर जाता। और उसके बाद जेपी ने 5 जून 1974 को उसी गांधी मैदान में, जिस गांधी मैदान में जेपी का स्वागत हुआ था, उतनी ही बड़ी सभा में, उससे भी बड़ी सभा में जेपी ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। 5 जून 1974 को जब पटना के गांधी मैदान में जयप्रकाश नारायण ने पहली बार संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया तो 5 लाख से ज्यादा लोग इसके गवाह बने। जेपी ने संपूर्ण क्रांति को 2 शब्दों में उच्चारण किया। हालांकि क्रांति शब्द नया नहीं था, लेकिन संपूर्ण क्रांति एक नई बात थी, क्योंकि गांधी परंपरा में समग्र क्रांति शब्द का इस्तेमाल किया जाता था, संपूर्ण क्रांति का नहीं। जेपी ने तब कहा था कि ये क्रांति है मित्रों, और संपूर्ण क्रांति है। विधानसभा का विघटन मात्र इसका उद्देश्य नहीं है, ये तो महज मील का पत्थर है। हमारी मंजिल तो बहुत दूर है और हमें अभी बहुत दूर तक जाना है। 5 जून को जेपी ने घोषणा की कि भ्रष्टाचार मिटाना, बेरोजगारी दूर करना, शिक्षा में क्रांति लाना ऐसी चीजें हैं जो आज की व्यवस्था से पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि वे इस व्यवस्था की ही उपज हैं। वे तभी पूरी हो सकती हैं जब संपूर्ण व्यवस्था बदल दी जाए, और संपूर्ण व्यवस्था के परिवर्तन के लिए क्रांति, संपूर्ण क्रांति आवश्यक है। इस व्यवस्था ने जो संकट पैदा किया है वो संपूर्ण और बहुमुखी है, इसलिए इसका समाधान संपूर्ण और बहुमुखी ही होगा। व्यक्ति का अपना जीवन बदले, समाज की रचना बदले, राज्य की व्यवस्था बदले, तब कहीं बदलाव पूरा होगा और मनुष्य सुख और शांति का मुक्त जीवन जी सकेगा। छात्रों और जनता के आंदोलन में जो मुख्य बात उठाई गई थी वो यह थी कि प्रशासनिक और चुनाव संबंधी सुधार किए जाएं, जिससे कि चुनाव सस्ते हों, सही तौर पर प्रतिनिधित्व संभव हो और प्रशासन जनता के निकट आए। एक अन्य महत्वपूर्ण मांग शिक्षा संबंधी सुधारों के बारे में थी कि शिक्षा प्रणाली को इस तरह गठित किया जाए कि उसका सीधा संबंध देश की समस्याओं के साथ हो और शिक्षा प्राप्त आदमी देश की समस्याओं से बेहतर तरह से निपट सकें। इसके साथ ही जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा कि संपूर्ण क्रांति में 7 क्रांतियां शामिल हैं, जिनमें राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक, शैक्षणिक और आध्यात्मिक क्रांति शामिल है। इन 7 क्रांतियों को मिलाकर संपूर्ण क्रांति होती है। और उस संपूर्ण क्रांति के नारे में शिक्षा था, अर्थव्यवस्था थी, राजनीति थी, प्रशासन था। और जेपी ने उस संपूर्ण क्रांति को समझाने की भी कोशिश की, लेकिन मैंने जैसा कहा, इंदिरा गांधी उस संपूर्ण क्रांति के नारे से इतनी भयभीत हुई कि उन्होंने लोकतंत्र का गला घोटा, तानाशाही थोप दी और इमरजेंसी लगा दी। संपूर्ण क्रांति आंदोलन को जनता का भारी समर्थन मिल रहा था। जेपी अब लोक नायक बन चुके थे। उनकी जनसभाओं में उमड़ती भीड़ से केंद्र की इंदिरा गांधी सरकार हिल गई थी। आंदोलन को कुचलने के लिए तत्कालीन सरकारों ने हर संभव उपाय अपनाए। इस बीच जून 1975 में गुजरात विधानसभा चुनाव में कांग्रेस हार गई और जनता पार्टी सत्ता पर काबिज हो गई। इधर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द कर दिया।
इसके साथ ही जेपी आंदोलन को मिल रहे भारी समर्थन से घबराकर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 25-26 जून की आधी रात से इमरजेंसी की घोषणा कर दी। देश भर में सेंसरशिप लागू कर दी गई और जेपी समेत सैकड़ों बड़े नेताओं को मीसा और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार कर जेलों में डाल दिया गया। 19 महीने के काले कानून के बाद जनवरी 1977 में इंदिरा गांधी ने देश में आम चुनाव की घोषणा कर दी। हालांकि जेपी की तबीयत काफी खराब थी, इसके बावजूद उन्होंने चुनाव की चुनौती स्वीकार की और चुनाव में उत्तर भारत में कांग्रेस बुरी तरह से हार गई। आजादी के बाद पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की नैतिक शक्ति और स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान ने उन्हें वो अवसर दिया कि वे इंदिरा गांधी और उनकी राज्य शक्ति को पराजित कर सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो इस तरह से जयप्रकाश नारायण का नाम देश की एक ऐसी शख्सियत के तौर पर उभरता है जिन्होंने अपने विचारों, दर्शन और व्यक्तित्व से देश को एक नई दिशा दी। अब सवाल उठता है कि जयप्रकाश नारायण ने जो विचार रखे और जो सिद्धांत दिए वो आज कितने प्रासंगिक हैं। लोकनायक जयप्रकाश नारायण के विचार और सिद्धांत आज भी उतने ही प्रासंगिक और देश के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। आजादी और देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना के बाद महात्मा गांधी की परंपरा को आगे ले जाने में जिन नेताओं की भूमिका को सबसे ज्यादा याद किया जाता है, उनमें जयप्रकाश नारायण सबसे महत्वपूर्ण हैं। आजादी के बाद हुए पहले आम चुनाव के बाद से ही जयप्रकाश ये मानने लगे थे कि राज सत्ता चाहे जिस रूप में हो, वो कल्याणकारी नहीं हो सकती। उनका कहना था कि उसमें जनता की भागीदारी का प्रभाव नहीं होता है। अपने इन्हीं विचारों का अनुसरण करते हुए जब उन्होंने देखा कि राजसत्ता आक्रामक तानाशाह की तरह काम करने लगी है, जिसमें लोकतंत्र सिर्फ ओट भर रहा है, तो वो उठ खड़े हुए और उसे उखाड़ कर फेंकने में भी सफल हुए। गांधी का जो सपना था ग्राम स्वराज्य का, जेपी भी अपने जिंदगी के आखिरी चरण में ये समझने लगे थे कि भारत की समस्याओं का बड़ा हिस्सा जिसकी धुरी गांव होता था, ग्राम स्वराज्य होता था, जेपी ग्राम स्वराज्य की राज्य व्यवस्था लाने के लिए उन्होंने संपूर्ण क्रांति की। महात्मा गांधी भी उनके विचारों से इतना प्रभावित थे कि उन्होंने सार्वजनिक रूप से ये घोषणा की थी कि समाजवाद के बारे में जो जयप्रकाश नहीं जानते, उसे इस देश में दूसरा भी कोई नहीं जानता। संपूर्ण क्रांति ने जयप्रकाश नारायण को लोक नायक बना दिया था। उन्हें ये नाम ऐसे ही नहीं मिला। आजादी की लड़ाई और उसके बाद लगातार वे आम लोगों के हितों की बात करते थे। हर तरह के राजनीतिक लोभ की विकृति से दूर रहकर जयप्रकाश नारायण ने खुद को ऐसे शख्स के रूप में पेश किया जिसका एकमात्र उद्देश्य जन कल्याण था। वो अहिंसक सत्याग्रही के साथ ही ऐसे व्यावहारिक विचारक थे जो समाजवादी संकल्पों के जरिए देश में आमूलचूल परिवर्तन लाना चाहते थे। जेपी जो संपूर्ण क्रांति चाहते थे, वह संपूर्ण क्रांति आज भी होनी है। जेपी जो सपना देखते थे ग्राम स्वराज्य का, वह सपना आज भी अधूरा है। जेपी चाहते थे पंचायत, ग्राम स्वराज्य में पंचायत प्रणाली कायम हो, तो पंचायत प्रणाली की दिशा में कुछ काम हुए हैं, लेकिन जो परिवर्तनकारी काम है वो होना है। आजादी के बाद जयप्रकाश नारायण का व्यक्तित्व लगातार उभरता गया। गांधी जी के निधन के बाद उन्होंने खुद को ज्यादा उत्तरदायी व्यक्ति के रूप में ढाला। इस रूप में उन्होंने देश को अपने समाजवादी विचारों के अनुकूल बनाने की कोशिश की। 50 के दशक में आई उनकी किताब भारतीय राज्य व्यवस्था की पुनर्रचना एक सुझाव आज के जमाने में हमारे लिए सबसे उपयुक्त राज्य पद्धति अथवा राज्य शासन व्यवस्था के स्वरूप को स्पष्ट करती है। जयप्रकाश नारायण राष्ट्र के समतामूलक आदर्श को उन प्रजातांत्रिक मानकों में देखते हैं जिन पर सत्ता का नहीं, जनता का अधिकार होता है। जवाहरलाल नेहरू की नीतियों से असहमति के कारण ही उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होना स्वीकार नहीं किया। सत्ता को अपने स्वभाव के विपरीत मानकर ही उन्होंने उससे दूरी बनाए रखी। वे सही मायने में गांधी जी के उस उत्तराधिकार को मानते थे जिसमें बिना किसी स्वार्थ के सेवा भाव प्रमुख था। यही वजह है कि 1967 में जब सर्वसम्मति से उन्हें देश के राष्ट्रपति पद पर बैठाने की बात आई तो उन्होंने इनकार कर दिया। इस इनकार के जरिए उन्होंने जो आदर्श पेश किया उसकी मिसाल खोजना मुश्किल है। जयप्रकाश नारायण का संपूर्ण क्रांति का दर्शन जिस सप्त क्रांति का संकल्प लेकर चलता है, उसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, नैतिक, बौद्धिक और शैक्षिक क्रांति का समग्र दर्शन है।
इस दर्शन के जरिए जयप्रकाश पूरे देश में आमूलचूल परिवर्तन चाहते थे, जिसमें सामाजिक जीवन का कोई पक्ष अछूता नहीं था। वे समान भाव से सभी वर्गों और जातियों को देखते हुए उन्हें बराबर का अधिकार देने के पक्षधर थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनकी जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि लोकतांत्रिक ताने बाने की सुरक्षा के लिए जयप्रकाश नारायण की प्रतिबद्धता को कभी भुलाया नहीं जा सकता। लोकनायक जयप्रकाश जी आजादी के उस कालखंड में युवा हृदयों के लिए एक प्रेरणा का केंद्र बन गए थे। आज उनके जन्म जयंती पर हम यही उनसे प्रणाम करते हुए कहें कि हमें शक्ति दो। संपूर्ण क्रांति का मंत्र संपूर्ण विकास क्रांति के मंत्र के रूप में परिवर्तित हो। हम सच अर्थ में सबका साथ सबका विकास इसी मंत्र को लेकर के राष्ट्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाएं। जयप्रकाश की संपूर्ण क्रांति का दर्शन अंग्रेजी में प्रकाशित उनके दो महत्वपूर्ण निबंधों 1959 के अ प्ली फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी और 1961 के स्वराज फॉर द पीपल में दिखाई देता है। इसके आधार पर उन्होंने एक समग्र विचार देने की कोशिश की और अपने कर्मों से उसे चरितार्थ भी किया। संपूर्ण क्रांति का दर्शन आज पहले के मुकाबले ज्यादा प्रासंगिक है। भूमंडलीकरण और उपभोक्तावादी संस्कृति के इस युग में अगर हम एक राष्ट्र के रूप में खुद को सही अर्थों में पाना चाहते हैं तो इस दर्शन का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो ये था आज का विशेष, और आपको याद दिला दें हमारे कार्यक्रम आप YouTube पर देखना ना भूलें, जहां पर आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें हमेशा इंतजार रहता है। नमस्कार।